Uncharted Tales, revealing the voices and experiences. कहते हैं शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, असली तालीम मिलती है जीवन के उस सफ़र से जहां चुनौतियां भी होती है और नए रास्ते भी। नमस्कार, स्वागत है आपका अनचार्टेड टेल्स में और मैं हूं आपकी होस्ट पारुल चौहान। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राज्य विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी संस्थान जैसे कई बड़े संस्थानों में बतौर कुलपति के रूप में कार्य किया है और अपने इसी प्रशासनिक अनुभव के साथ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव रखी है। तो स्वागत करते हैं हमारे शो में कुलपति महोदय प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी का। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पारुल। यस सर। हमारे आज के अतिथि लगभग 30 से अधिक देशों में भारत और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनके जीवन का सफ़र केवल इनके उपाधियों से नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों से हम देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनके संघर्ष, इनके अनुभव और कुछ इस तरह के पहलू जो आपकी और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सर, जैसे कि आपने हर एक क्षेत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है और हम जनसंचार के विद्यार्थियों को जब पॉडकास्ट शुरू करने का विचार आया तो सबसे पहले आपने हमारा अतिथि बनना स्वीकार किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू सर। मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि मैं अतिथि के रूप में नहीं आया हूँ जी सर, क्योंकि एज बीइंग ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दिस वाज माय ड्रीम। यस। लगभग एक साल पहले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैं दूरदर्शन में बैठा था और इसी तरह से वहाँ एंकर मैं वही कंपैरिजन कर रहा था। मैं देख रहा था कि पारुल को कितना अच्छा तैयार किया है विभाग ने, अभी यू आर डूइंग जस्ट मास्टर्स। तो उस समय में मैंने ये सोचा था कि ऐसा ही स्टूडियो उसी लेवल पे हमारे विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए। आते ही हमने बातचीत जब की, मैं बधाई देना चाहूँगा अर्चना जी को, प्रोफेसर अर्चना जी जो हमारी यहाँ विभाग की डीन है, और आदित्य कांत जी को, पूरी फैकल्टी मेंबर्स को। जर्नलिज्म विभाग ने जो ये पॉडकास्ट का ये बीड़ा उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द रियल एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स। बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामना भी देता हूँ। यस सर। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट यू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इस्टेब्लिशिंग मैनी इंस्टीट्यूशंस और लोग आपको टाइटल भी देते हैं इंस्टीट्यूशन मेकर का। तो सर, शिमला जैसे एक क्षेत्र से एक विद्यार्थी के रूप में आप निकले हैं, आपके जीवन में कई संघर्ष, कई परिस्थितियाँ आपने देखी है। तो सर, कोई अपने जीवन का पहलू आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो कई जीवन में, क्योंकि शुरू से लेकर के जब मैं अभी शिमला जाता हूँ तो अपने स्कूल को भी देखता हूँ। हमने शिक्षा एक ऐसे स्कूल से ली है जहाँ पर वैल्यूज़ पढ़ाई जाती थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मुझे अभी भी याद आता है कि 5वीं तक, 5th क्लास तक जो टाट के नाम पे बोरी जो है हम हमारे साथ लेकर के जाते थे बैठने के लिए। लेकिन हाँ, अगर दूसरा पहलू देखें, आज भी उन टीचर्स हमारे आदर्श हैं जिन टीचरों से हमने सीखे हैं, और वहीं से लेकर के जो वैल्यूज़ हमने आज उनसे सीखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में आज की शिक्षा प्रणाली को जब हम देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आती है। वही वैल्यूज़ हैं जो हम आगे बढ़े, आगे चल करके मेरी पूरी शिक्षा जो है वो वहीं शिमला से हुई है और शिमला कॉलेज से और उसका विश्वविद्यालय से PhD किया है। और भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसी विश्वविद्यालय में मुझे वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और आज कुलपति उसी विश्वविद्यालय का भी हूँ जहाँ का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ। एक बहुत लंबा सफ़र और बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं बहुत से। यस सर, वो बेशक आपके व्यवहार में भी झलकता है सर। सर, बात करते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, बात करते हैं आज वर्तमान समय की, जहाँ पर स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, डिग्री को भी दी जाती है, मगर स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू देखी जाती है। तो सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो टोटली बल देती है स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग पे, तो सर उस पे आपका क्या विचार है हमारे साथ आज? देखिए, आज ही मॉर्निंग में कुल सचिव यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर सुमन, प्रदीप जी हैं,
हमारे डीन एकेडमिक्स हैं, हम सब लोग आज एक मीटिंग में जुड़े थे मंत्रालय के साथ। तो जब मंत्रालय ने मीटिंग लेना शुरू किया तो वहाँ जो सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, तो पहली लाइन जो उन्होंने कही कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैरामीटर्स, उनके कई पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो और भी अन्य पैरामीटर्स थे। तो उन्होंने दो तीन यूनिवर्सिटी का नाम लिया बिलो 50%, फिर उन्होंने बोला कि 75% के आसपास ये विश्वविद्यालय हैं। हाँ, कुछ विश्वविद्यालय टॉप पे हैं। तो पहला नाम जो उन्होंने लिया वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल का। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमने अपना मकाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल ने न केवल हिमाचल प्रदेश का इकलौता इंस्टीट्यूशन जिसको A+ ग्रेड मिला है, उसके नाते न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने कई आयामों पे जो अनूठा काम किया है, उसको देखते हुए इस विश्वविद्यालय ने अपनी विश्वविद्यालय की गणना जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होने लगी है। जी सर। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने यहाँ पर कई कमेटीज़ बनाई थी, और अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में आज जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को जाना चाहता है, पहचाना जाता है, उसमें भी मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, तो मैं सोचता हूँ कि एक बेस है। आज भी जब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात हो रही थी तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हमारे बच्चे 100% जो हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एनरोल हैं। आज जो है हमने जितने MOU साइन किए हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ MOU साइन किए हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट को सही मायने में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी इक्विवेलेंस कमेटी जो बनी है उसको लेकर के डीन एकेडमिक की अध्यक्षता में कमेटियाँ बनी हैं। और हमने जो है मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी भी हमने 2 या 3 विद्यार्थी जो हमारा विश्वविद्यालय केवल ऐसा विश्वविद्यालय था आज भी बोलने वाला कि हाँ, हमने सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे यहाँ पर एग्जिट की व्यवस्था भी है और एंट्री की व्यवस्था भी है। दिल्ली से सेकेंड ईयर में हमारे दो विद्यार्थी आए थे। वो एनरोलमेंट, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ द क्वान्टिटेटिव नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विच दे हैव कम री एंट्री और एंट्री मल्टीपल एंट्री एग्जिट में हमारे पास आए हैं, बट इट्स ए क्वेश्चन कि हमारी व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है मल्टीपल एंट्री एग्जिट के लिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए, या फिर हमने जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट उसके लिए जो हमने जितना भी काम किया है, हमने बास्केट बनाई है। आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे स्किल का मैं अभी आ रहा हूँ। हमने 2 तरह की बास्केट बनाई थी। पहली बास्केट हमने बनाई थी कि उसका जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में हमारे 200 जो विषय हैं, 200 विषयों की जो हमारी बास्केट बनी है। आज भी विद्यार्थी आपके लिए भी ऑप्शन होगी। आज आपको भी लगता होगा कि जर्नलिज्म में रहते रहते आपके पास ना केवल मीडिया की ऑप्शन है बल्कि आपके पास और भी योगा की ऑप्शन भी है, बाकी सब्जेक्ट्स की ऑप्शन भी है। इस तरह से हमने 200 विषयों की जो सब्जेक्ट हमने बास्केट बनाई थी, उसी के तहत हमने ये सोचा कि देयर वाज अ बिग गैप इन बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं हम सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों का कैसे हो। सर्वांगीण विकास के लिए हमने 3 पहलुओं पे काम किया। एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट हो, और सेकंड जो है यानी कि उनके लिए जो वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन के लिए हमने जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने बहुत काम किया है। हमने इंडिया के लिए हम रोल मॉडल बन गए हैं। अभी भारतीय ज्ञान परंपरा में जब मैं यूके में भी गया था, यूके में भी वहाँ पर उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को सराहा। वहाँ पर किंग्स कॉलेज में मेरा वहाँ लेक्चर हुआ था जो कि पूरे लाइव चला था, यूट्यूब में था, भारतीय ज्ञान परंपरा पे। भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने हर विषय में समावेश किया है हमने। और अभी हमने ये भी डिसाइड किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हम आने वाले समय में हमने कुछ विभाग चिन्हित किए हैं और 16 किताबें जो हैं हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अगले 3 महीने में इस विश्वविद्यालय, मुझे लगता है विश्वविद्यालय नाउ हैज़ कम रोल मॉडल नॉट ओनली फॉर द कंट्री विश्वविद्यालयों के लिए, बल्कि बाकी विश्वविद्यालय जिनके लिए इंडियाना यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वानिया है, जिनके साथ हमने MOU साइन किया है, और कई विश्वविद्यालयों के लिए हम भारतीय ज्ञान परंपरा के जो भारत की तरफ देखते हैं, भारत के ज्ञान की तरफ देखते हैं, उसके लिए हम रोल मॉडल बन करके निकले हैं जी। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था स्किल डेवलपमेंट का, मैं ये समझता हूँ कि कई बार हमें ये लगता है, मैं शुरू से बोलता हूँ, जब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं यही कहता था कि हमने इंजीनियरिंग के लिए कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई को हमने देखा है कहीं, क्योंकि हमारे पास डिमांड किस नेचर की है, हमारे पास जिस चीज़ की डिमांड है उस तरह की सप्लाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है।
तो इंजीनियरिंग में मैंने देखा, इंजीनियरिंग में वहाँ पर हमारे पास कई कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग के कॉलेज थे, लेकिन हमने देखा कि देयर वाज ए बिग गैप थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। जो बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है वो कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद अब उसको अगर हम बोलते हैं कि ये स्विच ख़राब हो गया है, ये ठीक कर दो ज़रा, क्योंकि माँ बाप या फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि हमारा बेटा इंजीनियर है और इलेक्ट्रीशियन का वो करके आए, कोर्स करके आए। वो बोला कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई इलेक्ट्रीशियन थोड़ा ना हूँ। ये जवाब होता है आज, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जब तक बेस नहीं पता होगा तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। स्किल, जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, वहाँ स्किल की कमी है। तो हमने वहाँ पर कई मैराथन्स करवाई, हमने कहीं वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट की थी। जब मैं यहाँ पर आया सबसे पहले मैंने यही चीज़ देखी, यहाँ विभिन्न विभागों में हमने थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जब मैंने देखा कि यहाँ पर सिस्टम था 20% का, फिर हमने 30% कन्वर्ट किया जो प्रैक्टिस बेस्ड था, फिर हमने उसको 50% किया, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिस। 50% प्रैक्टिस को भी हमने उसको डिवाइड किया। हमने देखा ठीक है, बच्चे ने डिग्री ले ली। आज की डेट में मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग में है, और सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट है वो आप पिछले आंकड़े उठा करके देख लें, वो इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का है। क्योंकि वो इंजीनियरिंग करने के बाद विद्यार्थी ये सोच रहा है कि मैंने तो इंजीनियरिंग कर लिया। एक बीए करा हुआ विद्यार्थी तो सोच लेता है कि मैं कोई भी काम करूँगा, क्लर्क भी बन जाऊँगा। लेकिन जो इंजीनियरिंग करके निकलता है वो अपने आप को क्लर्क बनने के काबिल नहीं समझता। वो बोलता है कि मैं तो उससे ऊपर उठ गया हूँ। ना तो वो इंजीनियर बन पाता, ना ही वो विद्यार्थी बन पाता, और ना ही वो इंसान बन पाता। तो इसका मतलब वो समाज से कट हो गया है। हमारी एजुकेशन प्रणाली इस तरह की थी। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर पहला जो हमने स्टेप लिया वो यही लिया, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिस। और जो स्किल बेस्ड है, थ्योरी प्रैक्टिस में भी हमने स्किल को कंपल्सरी कंपोनेंट किया। और स्किल की बास्केट, आज की डेट में हमारा 35 कोर्सेज़ की स्किल की बास्केट है। आने वाले समय में हम ये प्रयास कर रहे हैं और ज़रूरी कर रहे हैं कि हर विद्यार्थी जो भी यहाँ से कोई ना कोई डिग्री लेकर के निकलेगा, वो एक स्किल का, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके ही निकले। क्योंकि आज हम एक कागज़ के बेस पे जो है उसकी योग्यता नहीं आंक सकते, उसके स्किल पे। आज चाहे कॉर्पोरेट, पहले तो हम बोलते थे कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में आपको कोई नहीं पूछेगा जब तक स्किल नहीं होगी, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, एक्चुअल नॉलेज की जब हम बात करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट में भी वैसे ही आ गया। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज की डेट में अगर स्किल नहीं होगी तो कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए स्किल, जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया किया था, स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और आपके जो एफर्ट्स हैं दे आर रियली कमेंडेबल टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट सर। तो सर बात चली है देश विदेश की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लगभग 30 से अधिक देशों में जाकर भारत और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो सर क्या कोई ऐसी आप क्या देखते हैं वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ की शिक्षा प्रणाली में कुछ अलग चीज़ जो भारत की शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए और आप चाहेंगे कि वो बदले इधर? देखिए, प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ यहाँ बैठे हैं और ये डायरेक्टर हैं ITTM में। इनके साथ हमने लगभग कोई 18 से 20 देश इकट्ठे हम घूमे हैं, और हिमाचल और भारत का हमने नेतृत्व किया है उस दौरे में। अभी हाल ही में मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन में, AIU के डेलीगेशन में ताइवान भी गया था लास्ट ईयर। अभी हमारा 2 कंट्री में, जहाँ फ्रांस में जाना हुआ, कांस में, वहाँ पर हमारी कॉन्फ्रेंस थी, चीफ गेस्ट बन के वहाँ गया था। अभी वुल्वरहैम्पटन में UK में अभी जाना हुआ मेरा, वहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी चीफ गेस्ट और कीनोट एड्रेस देने में हम वहाँ पर गया था। और हमने वहाँ पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारा जाना हुआ, कुछ कोलैबोरेशंस की बात हुई। देखिए, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि विश्वविद्यालय अच्छे हैं, लेकिन जब बेस में जो आप स्किल की बात कर रहे थे ना, और रिसर्च की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पर एक माइंडसेट है। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि रिसर्च वो होती है जो PhD की जाती है। मैं PhD को रिसर्च नहीं मानता। PhD जो डिग्री वो एक रिसर्च का पार्ट है, लेकिन मैं रिसर्च वो मानता हूँ इनोवेटिवनेस। UK की जो शिक्षा प्रणाली है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अभी बात कर रहे थे, 5+3+3+4+4+1, जो ये सिस्टम अभी आया है हमारे पास, वो इसीलिए आया है कि जो पहले 3 साल हैं, जो मैं 5+5 बोल रहा हूँ ना, 5 में भी 3+2, और जो 3+2 बोल रहा हूँ, 3 है ना, वो बहुत क्रूशियल है बच्चे के लिए। यानी कि बच्चा जब 3 साल का हो गया तब तक माँ के साथ अटैच रहता है। जब बच्चा 3 साल के बाद, जब बच्चे ने चलना सीखा, बैठना सीखा, कहीं बाहर एनवायरनमेंट में ढलना सीखा,
उस समय में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो मदर टंग के साथ, मदर के साथ उसी तरह से आगे बढ़े और इनोवेटिवनेस उनका जो करिकुलम है बच्चों का आप वहाँ पर यूके में जाएंगे, यूके का हमने देखा हुआ, वहाँ पर हमने टीचर से भी चर्चा की, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा हुआ है, क्रचेज भी हम गए हैं वहाँ पर जा करके, उनके जो खिलौने होते हैं, अभी एनसीईआरटी ने एक जादू का पटारा निकाला है, अगर आप उसको देखें वो भी उसी एनालॉजी पे है। यानी कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका इनोवेटिवनेस उनको सिखाया जाता है, उनकी थिंकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग उस तरह से डेवलप कर दी जाती है। यानी कि बच्चा उसकी सोचने की वो अलग है हमारे यहाँ के हिसाब से। हमारे यहाँ पर आइडियाज़ होते हैं, गांव से इतने आइडियाज़ निकलते हैं, जितने हमारे यहाँ पर जिनको अवार्ड मिला उनको देखिए कि गांव से निकले हुए हैं, गांव से आइडिया जनरेट होते हैं, लेकिन वो आइडिया कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो आइडिया क्यों नहीं कन्वर्ट होते? क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस और उनका एक्सपोजर नहीं होता। और वहाँ पर यूके और यूएसए की शिक्षा प्रणाली में यही फ़र्क है कि बच्चा शुरू से लेकर के इतना इनोवेटिवनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सोचता ही वही है। क्वांटिटेटिव में कंपैरिजन करें हमारे यहाँ पर उनको वो अगर आप ये बोलोगे कि 3 का वो टेबल पढ़ करके सुनाए और उनको 3 का टेबल भी नहीं वो सुनना आता। बल्कि हमारे इंडियंस उनको बोले 18 का टेबल सुनाओ, 18 का टेबल भी सुना देंगे। ये फ़र्क है। हमारे यहाँ पर लियाकत में कोई वो नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ का एवरेज वहाँ का इंटेलिजेंट के साथ कम्पीट करते हैं जितने विद्यार्थी गए हुए हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक शिक्षा प्रणाली की बात है, वो शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे चेंज हो रही है। अभी भी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत से ऐसे बदलाव किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब बच्चों में उस तरह की जो काबिलियत होनी चाहिए थी क्वालिटेटिव, वो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। यस सर, बिल्कुल सही। तो सर, मैं जैसे आपका पर्यटन में भी आपका अनुभव है, शिक्षा में भी आपका बहुत अनुभव है और आप बहुत से विश्वविद्यालयों में कई प्रतिष्ठित पदों पर भी रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि हम पर्यटन और शिक्षा को जोड़कर कुछ नया कर सकते हैं हमारे युवाओं के लिए? नहीं, पर्यटन शिक्षा से अलग नहीं है। यस सर। पर्यटन मैं बार बार कहता आया हूँ, क्योंकि पर्यटन में लगभग 14 साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डायरेक्टर रहा हूँ पर्यटन विभाग में। टूरिज़्म मंत्रालय में भारत सरकार के 3 बार वहाँ पर उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहा हूँ। और टूरिज़्म में मैं संदीप जी का नाम ले रहा था, ये जब डायरेक्टर थे तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में, कैपेसिटी बिल्डिंग में मैं उसका पार्ट रहा हूँ। हमने जितने भी इमिग्रेशन स्टाफ एयरपोर्ट पे आप देखते हैं, इमिग्रेशन स्टाफ हो या जितने भी अधिकारीगण हैं, और हमने कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत से इस तरह से हमने कार्यक्रम किए, उनको ट्रेन किया है, स्टाफ को ट्रेन किया है। गाइड्स की जहाँ तक बात होती थी, क्योंकि हम बोलते हैं कि गाइड्स जो है दे आर द फेस ऑफ द नेशन, क्योंकि जो गाइड बता देता है ना वही घर कर जाता है। आप भी कहीं घूमने जाती होंगी, आप ही जो गाइड्स ने बता दिया वही चीज़ है कि गाइड ने जो बता दिया वही चीज़ उसके घर कर जाता है, और वही इमेज वो कैरी करते हैं अपने साथ जी। तो यही बात है कि हमने गाइड्स को ट्रेन किया, उस तरह के गाइड्स निकाले। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने यहाँ पर भी इस विश्वविद्यालय में जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर हमने टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया है। और यहाँ पर भी आकर के अभी हमने होटल मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने यहाँ पर निर्णय लिया है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं टूरिज़्म विभाग में। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है अभी जब मेरी यहाँ पर जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है कांगड़ा से हैं बालीजा, बल्कि अभी आधा घंटा पहले उनका फ़ोन था, उनसे बात हो रही थी टूरिज़्म के विषय में ही आगे, तो वो भी कह रहे थे। तो हम मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट में मैं यहाँ पर ऑफिशिएटिंग उनका डायरेक्टर ट्रेनिंग यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग में, हिमाचल जो टूरिज़्म पुलिस कंसेप्ट शुरू हुआ था लगभग 2001 में, वो मेरे द्वारा शुरू किया गया था। उस समय में गोवा का मॉडल हमने अडॉप्ट किया था यहाँ पर। उसके बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल के, पुलिस को लगभग मुझे याद आ रहा है अभी तक 1100-1200 पुलिस कर्मियों को हमने खुद ट्रेन किया है एज बीइंग ए डायरेक्टर गवर्नमेंट ने। मैं यहाँ पर 5 साल HPTDC का नॉमिनेटिंग डायरेक्टर रहा हूँ। उस समय में हमने बहुत सा काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ, जो मैन मेड काम होना चाहिए वो अभी तक हिमाचल में नहीं हुआ है, उसकी बहुत कमी है। ये तो ठीक है, नेचर ने, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, टूरिज़्म चल रहा है, लेकिन जहाँ क्वालिटी टूरिज़्म की बात करते हैं, जो हम इनबाउंड टूरिज़्म की बात करते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, इनबाउंड की बात करते हैं, इनबाउंड में बाहर अच्छे देशों से हमारे पास यहाँ अच्छे हाई एंडेड टूरिस्ट आए, वो मुझे लगता है कि कहना की कमी है। कमी इसलिए कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट है, लेकिन कहीं 5 स्टार होटल्स की हमारे पास कमी है। 5 स्टार होटल्स हमारे जितने बनेंगे तब एयरपोर्ट भी कामयाब होता है और अच्छी कंट्री से लोग भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, शिक्षा के साथ हमने जोड़ा है। मैं जहाँ भी गया हूँ शिक्षा के साथ, और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ एज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस, आज मैं
सार्क कंट्रीज का भी प्रेसिडेंट हूँ, टूरिज्म अकेडमिया का, और इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर 80 विश्वविद्यालय ने टूरिज्म शुरू किया है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा हाथ उसमें है। जी, तो सर मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आप जैसे महाअनुभवी का इंटरव्यू लेना, और आपसे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिल रहा है। तो सर मेरा सवाल है कि इतने समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में है, तो क्या कभी कोई किसी फैकल्टी, किसी छात्र का ऐसा सवाल हो जिसने आपको चौंका दिया हो या हंसा दिया हो? कोई मज़ेदार किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कई अनुभव हैं जी, फैकल्टी के साथ भी हैं। मैं एक बार विद्यार्थी और फैकल्टी से, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, जी, विद्यार्थी और फैकल्टी से बात कर रहा था, तो मैंने विद्यार्थी को पूछा, तुम कौन हो भाई? मेरा नाम ये है। नहीं, अपनी पहचान बताओ। सर मेरी पहचान तो मेरे नाम से ही है। मैंने फैकल्टी को पूछा, सर वो जो आपने विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछा वो मुझे पूछा है, मैं भी वही जवाब दूंगा। वही विद्यार्थी ने बता दिया मेरा नाम ये है। मैं कहा नहीं, ये आपकी पहचान नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं है। सत्यप्रकाश बंसल इज़ नॉट रिकॉग्निशन। मैंने जो काम किया है, मेरे बाद भी जो काम पहचाना जाएगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वही मेरी पहचान है। और मैं ये हमेशा बोलता आया हूँ विद्यार्थियों के लिए भी कि विद्यार्थी कहीं भी हैं, वो विद्यार्थी मुझे लगता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप विद्यार्थी हैं, आप शोधार्थी हैं, आप फैकल्टी हैं, आप किस पद पे हैं। आप अपने अपनी जगह पर रहते हुए अपने अपनी तरह से समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिकॉग्निशन। क्योंकि जो आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म इसीलिए हुआ है। अपने लिए सब व्यक्ति करता है, जिसने अपने लिए किया वो आपकी रिकॉग्निशन नहीं है, जो आपने औरों के लिए किया है वो आपकी रिकॉग्निशन है। ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी वाक़या तो बहुत से हैं। अभी मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि आपकी शाम हो जाएगी। जब मैं पेरिस गया था, एक इंस्टांस मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था कि बाहर के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में क्या फ़र्क है। मैं जब पेरिस गया तो पेरिस में पहले दिन वहाँ पर गया, मुझे लग रहा था कि मैं तो इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मुझे रिसीव करने वाले होंगे। नोबडी वाज देयर ऑन द एयरपोर्ट, है ना। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर जा कर के मुझे खुद ही टैक्सी की, उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई थी। टैक्सी कर करके जब मैं वहाँ पर पहुँचा अपार्टमेंट में, वहाँ पर मुझे कोई पानी पूछने वाला नहीं। अब मैं पहली बार 99 की बात कर रहा हूँ, 99 में गया था, पहली बार मैं किसी विदेश में गया। तो वहाँ पर जा कर के मैं एक्सपेक्ट कर रहा, अब घर से जो लेके गया था खाया, और अगले दिन किसी तरह से मैं वहाँ पर डिपार्टमेंट पहुँच गया। वहाँ पर जा कर के, और पेरिस में, फ्रांस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और इंग्लिश ना बोलने के कारण अब हम वहाँ पर डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, इंग्लिश नहीं बोलते थे। वहाँ पर फ्रेंच में फिर ट्रांसलेटर हुआ, फिर हम एक क्लास में चले गए। तो क्लास में जा कर के अब जो माइंडसेट बना होता है, उसी माइंडसेट से तो मैं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड ढूंढूँ, क्योंकि माइंडसेट तो वही था। तो ब्लैक बोर्ड देखा तो कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। खैर, तो बीच में एक चेयर लगी हुई थी और स्टूडेंट्स बैठे थे, तो मैं बीच में जाके बैठ गया। अब जब बैठ गया तो अब पहला फॉरेन कंट्रीज़ में पहला लेक्चर मैंने देना था, बहुत तैयारी करके गया था। और जैसे आज आप तैयार करके आए हो, बहुत अच्छा तैयारी है आपकी, थैंक यू सर, है ना। तो वहाँ पर जा कर के मैंने बैठ गया, और जो तैयारी किया हुआ था, जो दिमाग में डाला हुआ था, बोलना शुरू कर दिया। 5 मिनट भी नहीं बोलने दिया वहाँ विद्यार्थियों ने। 5 मिनट के बाद स्टॉप करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर ना लेक्चर नहीं होता। हमारे यहाँ पर माइंडसेट ही गलत है। हमारे यहाँ पर टीचर्स भी आकर के सीधा पढ़ाना शुरू करते हैं, ना स्टूडेंट पूछता कुछ, ना पर वहाँ पर उसी टाइम उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। 5 मिनट के लेक्चर के बाद दे स्टॉप्ड मी। यही होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेक्शन होती है। स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन क्या है? यही स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन, जो टीचर ने अपने दिमाग में डाल दिया है ना, बस वो हमने विद्यार्थी को देना ही देना है। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है, इससे चेंज करना है। और वो दिन था जब मैंने वहाँ पर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ से कोई मेरे ख्याल 25 से 30 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने किए। मैंने उस टाइम बड़ी मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चंस का जवाब दिया। बड़े फ्रेंडली होते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि टीचर के साथ। पहली बार किसी ने मेरा नाम लिया था वहाँ पर, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में जाकर के जो 25 क्वेश्चन थे, उन 25 क्वेश्चन ने मुझे एक्चुअल में टीचर बनाया था। उनके कारण जो मैंने टीचर देखा, दोबारा फिर मैंने इंटरेक्ट किया,
ये है टीचर की डेफिनेशन और विद्यार्थी की। कोई विद्यार्थी टीचर में हमारे यहाँ एक फ्रेंडली हैं, लेकिन वहाँ की फ्रेंडलीनेस कुछ और है वहाँ पर, और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बदलाव आने की ज़रूरत है। फिर मुरली मनोहर जोशी जी, अभी मेरे पास कोई आए हुए थे यहाँ पर, पहले मंत्री रहे हैं HRD में, वो बात कर रहे थे। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ रहे हैं, वो स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अभी आज ही विजिट किया उन्होंने, पासवान जी, संजय पासवान। तो अभी वो बता रहे थे, तो मैं उनको ये इंस्टांस बता रहा था। मुरली मनोहर जोशी जी ने जब विजिट किया, 1.5 साल का मेरा वहाँ पर था फेलोशिप, फिर वो आए, बोले कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है, इंग्लिश तो ये बोलते ही नहीं है। तो पहला उनका रिमार्क था, देखा अपनी भाषा पता चली ना, और हमारे वहाँ पर देखो हिंदी को कोई प्रमोट नहीं करता है, ये फ्रेंच में रहते हुए डेवलप्ड कंट्री है। बहुत वो मुझे वो लाइन उनकी याद रही। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपका 1 महीना और एक्सटेंड कर रहे हैं और आपके साथ ट्रांसलेटर जोड़ रहे हैं। तो कई इंस्टांसेज हैं, कई अनुभव हैं। कभी मैं फिर आऊँगा क्लास में, फिर शेयर करूँगा। यस सर, ज़रूर सर, बहुत कुछ मिला आपके अनुभवों को सुनकर। तो सर चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहेंगे हम युवा श्रोताओं को, एनी मैसेज? आपका लक्ष्य क्या है? सर फिलहाल मैं जो काम कर रही हूँ उस पर 100% देना ही मेरा लक्ष्य है सर। बस यही मेरा संदेश है। आज़ादी से पहले युवाओं का लक्ष्य क्या था? हमने अपने देश को आज़ाद करना है। अब युवाओं का लक्ष्य क्या है? क्योंकि मैंने कहा ना कि अपने से हट करके आपने, तो युवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकसित भारत 2047। क्योंकि विकसित भारत के लिए, अभी आपने कल पढ़ा है अखबार में, आज हाँ कल मॉर्निंग की क्या न्यूज़ थी अखबार में? वी हैव एंटर्ड इनटू 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना? तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। हमने अभी किसको पछाड़ा है? जापान को। अभी हम जर्मनी को भी पछाड़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो है फिर दो देश रह जाएंगे, 2 देश रह जाएंगे, एक चाइना और USA। लेकिन चाइना हमारे से अभी बहुत आगे है, लगभग 20 US ट्रिलियन इकोनॉमी US की है। 2047 में हमारा सपना क्या है? प्रति व्यक्ति आय। हमारी आज की डेट में प्रति व्यक्ति आय क्या है हमारी? $2800, है ना। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है बहुत इसको मल्टीप्लायर करके हमारी कम से कम 14-15 हज़ार तक पहुंचना। 2047 में हमारा टारगेट क्या है? 30 ट्रिलियन US इकोनॉमी तक पहुंचना, वो हमारा टारगेट है। वो हमारा टारगेट युवा शक्ति से ही कंप्लीट होना है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड गेन, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ एजुकेटिंग द माइंड इज़ नो एजुकेटिंग एट ऑल इफ़ दे आर नॉट एजुकेटिंग द हार्ट्स। क्योंकि हमें विद्यार्थियों को सिर्फ ब्रेन नहीं तैयार करने, माइंड गेन में जाना है। माइंड गेन में हम तब जा सकते हैं जब हम उनको एक लक्ष्य देंगे, और हर युवा का आज का लक्ष्य होना चाहिए हमारा विकसित भारत 2047। हमने सुपर पावर बनना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी आज की बातचीत हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी के साथ, जिनके जीवन से हमें जानने को मिलता है पेशेंस, पैशन एंड डिटर्मिनेशन। और ये तीनों चीज़ें यदि आपके जीवन में है, देन यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। और अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ये थी अनचार्टेड टेल्स का फर्स्ट एपिसोड, जिसका खूबसूरत आगाज़ किया गया माननीय कुलपति जी के कर कमलों द्वारा। इसी तरह से हम मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए किरदार के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनचार्टेड टेल्स।